हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिक एज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 21 फरवरी के करंट अफेयर्स और उसे हम अपने स्टैटिक पोर्शंस के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैरिजेस से रिलेटेड कुछ नए रूल्स, उसके बाद वापस से पूरे साल रहने वाला ईरान, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ट्रस्ट डेफिसिट, उसके बाद दिल्ली डिक्लेरेशन, उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एफडीआई, ऑयल सप्लाई, फॉरेक्स रिजर्व और उसके बाद कोर सेक्टर्स। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो गुजरात की गवर्नमेंट ने सोचा है, इस पर प्रपोजल लाने के बाद कही है कि अब अगर मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन होगा तो उस पर पेरेंट्स का कंसेंट जो है कंपलसरी कर दिया जाए। तो उसी पर क्रिटिक्स लोग बोल रहे हैं कि ये जो है एडल्ट्स के अपने राइट टू चॉइस के खिलाफ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात कही, तो उस पर भी वो कह रहे हैं कि ये इसके खिलाफ है कि लोग जो है अपने मर्जी से शादी करना चाहें, इसमें पेरेंट्स की कंसेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैरिज के बारे में। तो मैरिज क्या है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो मैरिज, और अब ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल के बारे में है। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 के बारे में था, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये हमने लिया है यूके से और ये लिया है यूएसए से। अब इसमें आर्टिकल 19(1)(a तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और 19(1)(d फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात की है। तो आर्टिकल 19(1)(b भी दोहरा लेते हैं। तो ये कहता है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। उसके बाद 19(1)(c क्या कहता है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। तो वही है, सबसे पहले आर्टिकल 1(a) में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बी में असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, 1(c) में फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और डी में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल 21 में क्या कहता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। उसी के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम एक्सपेंड किया है इसका स्कोप को। तो राइट टू प्राइवेसी, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा, केएस पुट्टास्वामी केस, राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ये भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है, और राइट टू डिग्निटी, और ये तो है ही। तो अब इंडिया में मैरिज के लॉज को कौन कौन लॉज गवर्न करते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसमें इंटर रिलीजन मैरिज या फिर सिविल मैरिज। सिविल मैरिज का मतलब कि हम जैसे आप दो लोग शादी करते हैं तो वो इसका शादी कौन कराते हैं, पंडित जी कराते हैं या फिर मौलवी साहब कराते हैं। तो सिविल मैरिज में ऐसा नहीं होता है, कोई जज के सामने या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने आपने दोनों ने शादी कर लिया तो वो सिविल मैरिज में आएगा। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदूज बुद्धिस्ट जैन सिख्स ये सब अगर मैरिज करना चाहे तो इस मैरिज के अंदर होता है। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इसमें मेल की वर्ष 21 की गई है और फीमेल की 18 है। अब इसी से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शंस में और देख लेते हैं। तो मैरिज कंकरेंट लिस्ट है, तो कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो ये तीनों लिस्ट कहाँ है, आर्टिकल 246 में मैंशनड है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन करेगा, तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना लेंगे। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंटर के लॉज प्रिवाइल करेंगे। तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स। तो 42nd अमेंडमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, तो फॉरेस्ट को डाला गया, एजुकेशन को डाला गया, वेट्स एंड मेजर्स को डाला गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ को डाला गया और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को डाला गया। उसके बाद आर्टिकल 254 में क्या है कि अगर कंकरेंट लिस्ट में अगर दोनों लॉ बना लेते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी, तो अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर के लॉ प्रिवेल करेंगे। हर केसेस में करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर स्टेट के लॉ को प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, तो वहाँ स्टेट लॉ प्रिवेल कर जाएगा। अब आर्टिकल 248 में क्या है, तो रेसिड्यूरी पावर, जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब कोई नया एआई में इतना इंप्रूवमेंट हो रहा है तो एआई से रिलेटेड भी एक्ट आएगा जल्दी ही। तो ये सब रेसिड्यूरी लिस्ट का पावर होगा। तो इस पर कौन कानून बना सकता है, सेंटर बना सकता है। तो हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया इसको, अब आगे देखते हैं। तो हम सब करेंट अफेयर्स वालों का फेवरेट टॉपिक ईरान तो पूरे साल ही था, तो अब तो इसे करना ही होगा। तो हम बहुत बार कर चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, अच्छा होगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग आंख बंद कर लीजिए एक बार और शुरू से दोहराते हैं। राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, पाकिस्तान, फिर उसके ऊपर अफगानिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद क्या आएगा छोटा सा कैस्पियन सी,
उसके बाद आएगा एजरबैजान के बाद अर्मेनिया के बाद तुर्की, उसके बाद इराक, और फिर ये सब सारे पड़ोसी हो गए। अब नीचे आएंगे तो सबसे पहले पर्शियन गल्फ के बाद एक नैरो से स्ट्रिप ऑफ वाटर, उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसे कनेक्ट करेगा, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। दिमाग में पिक्चर क्लियर हो रही है। सारे पड़ोसी को हमने एक बार देख लिया, एक बार फिर से करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी, उसके बाद एजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की, इराक, फिर नीचे आ गए तो पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और फिर गल्फ ऑफ ओमान। अब आंखें खोल लीजिए। अब सबसे पहले ये देख लीजिए पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, तो ये हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये किसे कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान, और गल्फ ऑफ ओमान कहाँ खुल जाता है, अरेबियन सी में। अब आगे देखते हैं। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो ईरान की कुछ फेमस नदियों के भी बारे में देख लेते हैं। तो ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखना, बस दिमाग में रखिए, कभी क्या पता आ जाए। तो करून रिवर, अरास रिवर और सेफिद रूड रिवर, तो इसके ये 3 मेजर रिवर हैं। उसके बाद कैस्पियन सी हो गया, ईरान की कैपिटल तेहरान हो गई, और यहाँ पे ही है रामसर शहर का नाम। रामसर से क्या याद आया, वेटलैंड्स के कन्वेंशन के लिए रामसर कन्वेंशन आया था कब, 1971 में, और ये इफेक्ट में कब आया, 1975 में। इंडिया ने कब साइन किया, 7 साल बाद, 1982 में। तो ये वेटलैंड्स के लिए हैं। तो वेटलैंड्स अभी हम इंडिया के पास कितने हैं, 98 वेटलैंड्स हैं। सबसे लेटेस्ट कौन सा है, पटना और छारी टांड। पटना वाले कहाँ है, ये यूपी में है। छारी टांड कहाँ है, ये गुजरात में है। तो इंडिया के पास टोटल कितना हो गया, 98। अब इंडिया जो है कितने नंबर पे है, 3rd नंबर पे है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रस्ट डेफिसिट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स डिप्लॉयमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस फॉर बंगाल SIR। तो सबसे पहले तो SIR कहाँ हुई, तो बिहार इलेक्शन के टाइम पे हमने सुना था कि SIR हो रही है। तो वही SIR इंटेंसिव रिवीजन जो होता है वो बंगाल में हो रहा है। उसमें होगा क्या कि इलेक्टोरल रोल्स को वेरीफाई किया जाएगा, नए लोगों को ऐड किया जाएगा, नए वोटर्स को, और जो जिनका डेथ हो गया, जो किसी दूसरी जगह चले गए, उनका जो है इलेक्टोरल रोल से नाम हटाया जाएगा। तो वही कंडक्ट कर रही है, लेकिन जो है उसी में उसको कंडक्ट कराने के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ये क्या करते हैं, तो वही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि सही क्लेम है या गलत क्लेम है। तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट को देना था, SDOs को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो इसी पर ताना कहासुनी वगैरह दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो रिटायर हो गए या फिर वर्किंग हैं, तो उनको जो है ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का रोल दिया जाए कि वो सब अब वेरीफाई करेंगे, पेपर्स वगैरह जो करना होगा करेंगे। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 से 329 के बीच में है। तो 324 से 326 तक देख लीजिए, और बाकी सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 324 में क्या है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे जरूरी तो यही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बस ये सब याद रखिए, पार्ट 15 में है, आर्टिकल 324 से 329 में है। किस किस का इलेक्शन कराती है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। 325 में क्या करा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने हैं या फिर स्टेट इलेक्शन होने हैं, तो उन दोनों के लिए सिर्फ एक ही इलेक्टोरल रोल होगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और कोई रिलीजन के बेसिस पे कोई और इलेक्टोरल रोल नहीं हो सकता है। और आर्टिकल 326 में क्या कर रहा है, जो इलेक्शन जो भी होगा वो एडल्ट सफरेज पे होगा, मतलब कि सबको अधिकार मिलेगा, जो भी 18 साल से ऊपर के हैं सबको इलेक्शन देने का अधिकार है, बशर्ते कि वो इलेक्टोरल रोल में अपना नाम ऐड करवाएं। अब इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन कैसे होंगे, तो 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तीनों को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और एक इसमें कमेटी बैठती है। तो कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। एक PM होते हैं, उसके बाद LOP होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक होते हैं कैबिनेट मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय PM। तो PM, LOP और 1 कैबिनेट मेंबर नॉमिनेटेड बाय PM। तो इसी पर कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये मेंबर की जगह पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो इसी को अमेंड करके 1 कैबिनेट मेंबर नॉमिनेटेड बाय PM को लाया गया। तो इसी पर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अभी तो वही है कि प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और कैबिनेट मेंबर होंगे। तो इनको
इन तीनों को अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। इनका रिमूवल कैसे होता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल कैसे होगा? लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। और इलेक्शन कमिश्नर का कैसे होगा? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ CEC। तो इनका रिमूवल आसान है, इनका रिमूवल मुश्किल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो 70 नेशंस बैक दिल्ली डिक्लेरेशन, मोर आर एक्सपेक्टेड। तो उसी ने AI इम्पैक्ट समिट के जो आउटकम जो निकलता है, फाइनल समरी जिसे कह सकते हैं, तो इसी इम्पैक्ट समिट का मेन समरी जो है दिल्ली डिक्लेरेशन के रूप में है। तो इसे अभी तक 70 कंट्रीज़ ने सपोर्ट कर दिया है। और अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि अब 80 भी क्रॉस कर सकते हैं जब तक ख़त्म होगा AI इम्पैक्ट समिट तब। और इसमें भी एक हाईलाइट है कि $250 बिलियन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और AI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में कमिट कर चुकी है कंपनीज। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? जैसे मैंने बताया, आउटकम डॉक्यूमेंट AI इम्पैक्ट समिट के। इसमें 3 फाउंडेशनल पिलर हैं। ये पूछ सकता है कौन कौन से हैं, तो 3 P's हैं: पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। तो ये आपको याद रखना है। पीपल किस लिए? कि AI जो है ह्यूमन प्रोग्रेस को सर्व करे, डिग्निटी को प्रिजर्व करे और इंक्लूसिविटी रखे। प्लैनेट इनोवेशन के साथ साथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, क्लाइमेट रेजिलियंस हो। और प्रोग्रेस तो सब लोगों में AI के बेनिफिट को इक्विटेबली बांटे। तो यही है 3 P's। अब आगे देखते हैं। तो सेंटर कॉन्स्टिट्यूट्स कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट इन वेस्ट बंगाल। तो स्टेट लेवल कमेटी बनाई है सेंट्रल ने वेस्ट बंगाल में, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या? तो अगर कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देश से अगर कोई नॉन मुस्लिम्स है, नॉन मुस्लिम्स का मतलब जनरली हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है और क्रिश्चियन है, अगर ये लोग हैं तो इनको सिटीजनशिप जो है, इसका कट ऑफ डेट जो है पहले कम कर दिया गया है। तो 31 दिसंबर 2014 से पहले तक अगर आप आ गए हैं तो इनको सिटीजनशिप में ग्रांट कर दी जाएगी। तो यही कह रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कमेटी अब करेगी क्या? कमेटी तो बन गई है, तो एप्लीकेशन एग्जामिन करेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सही हैं, उनको अप्रूव करना होगा। सिटीजन अप्रूव करेगी, रिजेक्ट करेगी और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। तो इसी के बारे में है। तो इसका कट ऑफ डेट सबसे इंपॉर्टेंट 31 दिसंबर 2014। और कौन सा एक्ट है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये 2019 में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। तो इससे रिलेटेड हमारे पास स्टैटिक एज में क्या है? सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप सबसे पहले तो यूनियन लिस्ट, जैसा कि हमने बताया था। और तो एक बार सिटीजनशिप को रिवाइज कर लेते हैं। तो सिटीजनशिप पार्ट 2 में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 5 to 11 तक। आर्टिकल 5 में क्या है? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तब जो इंडिया में रहे थे तो वो सब सिटीजनशिप ले सकते हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान के माइग्रेंट्स हैं वो इंडिया में आए तो उनको भी सिटीजनशिप मिल जाएगा। उसके बाद जो इंडिया से पाकिस्तान गए लेकिन फिर वापस आ गए तो वो भी सिटीजनशिप ले सकते हैं। और आर्टिकल 8 में क्या है? तो कोई अभी कमेंसमेंट के टाइम पे दूसरे देशों में है तो अगर वो इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर खुद को करवा लेते हैं तो वो भी सिटीजन हो जाएंगे। आर्टिकल 9 में क्या है कि अगर कोई दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी सिटीजनशिप इंडिया की लॉस हो जाएगी। आर्टिकल 10 में क्या कहता है कि जो भी सिटीजनशिप अब तक बन गए हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ ला के उनको वापस नहीं ले लेता। उसके बाद आर्टिकल 11 क्या करती है कि जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाना है वो पार्लियामेंट बनाएगी। तो पार्लियामेंट ने कानून बना लिया तो कैसे बनाया? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया। तो इसमें नियम कानून थे कुछ। तो अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो उसके लिए अलग, सिटीजनशिप छोड़नी है तो उसके लिए अलग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको लेनी है तब कैसे होगी। तो सबसे पहले बर्थ 1987 से पहले आप इंडिया में बॉर्न हो गए तो आप सिटीजन बन जाएंगे। और अगर 2004, ये सब 3 ईयर आपको याद रखना है, 2 ईयर जनरली, 1987 के पहले आप बॉर्न हो गए इंडिया में तो आप इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। उसके बाद 1987 से 2004 के बीच में लॉ था कि अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए लेकिन और आपके एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हैं तो आप इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। और 2004 के बाद ये कानून है कि आपके इंडिया में बॉर्न होने चाहिए
या फिर आपके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होने चाहिए, या फिर एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होने चाहिए और दूसरे इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। मतलब कि या तो आप इंडिया में बॉर्न हैं और आपके दोनों पेरेंट्स या तो इंडिया में ही बॉर्न है, तब आप इंडिया के सिटीजन हो गए ऑटोमेटिक, लेकिन एक सिटीजन आप इंडिया में बॉर्न है और दूसरी इलीगल माइग्रेंट नहीं है। यानी कि कोई बांग्लादेश से कोई औरत आके इंडिया में अगर शादी कर लेती है इंडिया के मेल से, तो उन दोनों का बच्चा इंडिया का सिटीजन नहीं होगा, ये कह रहा है। अब आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन के। तो ये जो है शॉर्टर प्रोसेस है थोड़ा, तो जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके बच्चे के लिए, तो इनके लिए थोड़ा इजी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद एक्विजिशन से, कि अगर गवर्नमेंट ने कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लिया है तो उसके फिर गवर्नमेंट अपने नियम निकालेगी कि किसको इसको सिटीजनशिप मिलेगा, तो उससे जो है ऑटोमेटिक सिटीजन बन जाएंगे। तो एक्विजिशन में क्या होगा कि नई टेरिटरी एक्वायर करेगी, उसके बाद फिर वहाँ के सारे लोगों को ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट बताएगी, रूल नहीं अपने निकालेगी कि किस किस को सिटीजनशिप मिलना है या किस किस को छोड़ना है। तो इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो गोवा हमने कैप्चर किया था 1961 में, पुडुचेरी 1962 में, सिक्किम 1975 में। तो यहाँ पे जो टेरिटरी हमने एक्यूपाई की, तो फिर गवर्नमेंट जो है उसमें स्पेसिफाई करेगी कि किस किस को सिटीजनशिप मिलेगा। तो आमतौर पर जनरली सबको मिल जाता है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि सबको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो है नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन है कि मान के चलिए कोई जर्मनी का सिटीजन है, उसको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है, तो कैसे लेगा? तो सबसे पहले तो इसमें यही कह रहा है कि सबसे पहले 12 साल का रेसिडेंस होना चाहिए, जिसमें कि आप 11 साल तो ऐसे उधर से इधर कर सकते हैं। मान के चलिए कुछ टाइम के लिए इंडिया में रहे, फिर वापस से जर्मनी चले गए, फिर कुछ टाइम इंडिया में आए, तो ऐसा 11 साल तक कर सकते हैं। लेकिन 12वें साल जो है आपको पूरा इंडिया में रहना होगा। उसके बाद आपका कैरेक्टर अच्छा है, 8 शेड्यूल के किसी एक लैंग्वेज की आपको नॉलेज है, और आगे भी आप भारत में रहने का प्लान कर रहे हो, तो आपको नेचुरलाइजेशन के तहत इंडियन सिटीजनशिप बना दिया जाएगा। और डिसेंट, कि आप दूसरे जगह पैदा हुए हो लेकिन आपके वही है 1992 से पहले कि फादर इंडियन थे, और 1992 से 1992 के बीच में सिर्फ फादर नहीं, या अगर मदर भी आपकी इंडियन है तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन 2004 के बाद अगर आप बाहर पैदा हुए लेकिन आपको 1 साल के अंदर इंडियन काउंसलेट में अप्लाई करना पड़ेगा। तो यही सब है बर्थ का। बर्थ के लिए याद रखना है BRAND, ब्रांड याद रखना होगा। अब आगे देखते हैं कि लॉस कैसे होगा सिटीजनशिप का। तो सबसे पहले आप डिक्लेयर कर दिए कि मैं अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, तो आपका सिटीजनशिप लॉस्ट हो जाएगा। टर्मिनेशन, अगर आप दूसरे देश की सिटीजनशिप लेते हैं तो इस देश की आपकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। और डेप्रिवेशन, अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपकी सिटीजनशिप को रोक सकता है। अगर आपने सिटीजनशिप फ्रॉड से ली हो, या फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिसलॉयलिटी दिखाई हो, या फिर वॉर के टाइम पे एनिमी के साथ कुछ सीक्रेट्स ट्रेड किए हो, उसके बाद 7 साल तक कंटिन्यूसली विदेश में रहे हो, और नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से जो आपकी सिटीजनशिप मिला उसके 5 साल के अंदर जो है आपने कोई क्राइम किया और जो है उसमें आपको जेल हो गई, तो गवर्नमेंट जो है आपको डिप्राइव कर सकती है सिटीजनशिप से। तो हमने आज पूरा ही सिटीजनशिप ख़त्म कर लिया। अब आगे देखते हैं। नेट FDI नेगेटिव इन December 2 अमिड रिकॉर्ड हाई रिपेट्रिएशन बाय फॉरेन इन्वेस्टर। तो अभी आपने देख रहा है कि AI में कितने सारे डेवलपमेंट हुई है। तो IT के शेयर्स जो है काफ़ी गिर रहे हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। ऊपर से अमेरिका जो है टैरिफ पे टैरिफ सब जगह लगा रहा है, ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, तो इंडियन स्टॉक मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं। इंडिया में निवेश जितने अपने पैसे लगाए थे सारे पैसे को बाहर ले जा रहे हैं अपने देश में। तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो जितने पैसे आ रहे हैं जितने पैसे जा रहे हैं, तो उन दोनों का जो बैलेंस है वो नेगेटिव है। तो मतलब ज़्यादा पैसे जो है इंडिया से निकल के वापस जा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि नेट FDI नेगेटिव इन December 2 अमिड रिकॉर्ड हाई रिपेट्रिएशन बाय फॉरेन इन्वेस्टर। रिपेट्रिएशन का मतलब अपने वापस से घर जाना। तो फॉरेन इन्वेस्टर अपने वापस से पैसे लेकर वापस जा रहे हैं, इसलिए FDI जो है नेगेटिव हो गई। अब आगे देखते हैं स्टैटिक केज में। तो FDI होती क्या है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कंट्रोल के पर्पज़ से इंडिया में किसी कंपनी का, या फिर ओनरशिप ले रहे हैं कोई कंपनी का,
और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप FDI कहलाएंगे। FPI क्या कहेंगे कि कोई जर्मनी का आदमी है, उसे इंडिया में दिख रहा है कि TCS के शेयर बहुत गिर गए हैं, तो TCS में हम पैसे लगा देते हैं। 2000 में खरीद लिया और 3000 में इसको वापस से बेच दिया, तो 1000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो घर लेके चल गया तुरंत, तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसने होगा? शॉर्ट टर्म के लिए होगा। इसमें ओनरशिप लेंगे? नहीं लेंगे, नो ओनरशिप। कंट्रोल करेंगे कंपनी को? नहीं करेंगे। तो ये हो गया FPI। FDI क्या होगा? हम कंपनी को अपने हिसाब से चलाएंगे, उसमें मेरा हिस्सेदारी होगा कम से कम 10%, और हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाए रखेंगे, तो हम FDI हो जाएंगे। तो FDI भी दो तरह की होती हैं कि ग्रीन फील्ड, कोई हमने इन्वेस्टमेंट किया तो शुरू से कोई कंपनी खड़ी की तो स्क्रैच से बिल्ड किया तो ग्रीन फील्ड हो गया। ब्राउन फील्ड क्या हुआ? तो टाटा मोटर्स में मैंने 10% स्टेक खरीद लिया और पहले से वो कंपनी है उसमें मैंने इन्वेस्ट किया, तो मैं उसमें ब्राउन फील्ड FDI करूँगा। उसी तरह FDI के रूट्स भी होते हैं, ऑटोमेटिक रूट्स, मतलब इसमें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं, सीधा कंपनी में खरीद लिया। और गवर्नमेंट रूट, इसमें गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी कुछ कुछ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में। तो FDI की लिमिट भी देख लेते हैं। सबसे पहले हाल ही में जो करंट अफेयर्स में हुआ है, तो इंश्योरेंस में 100% FDI अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने, डिफेंस में 74%, रेलवे में 100%। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब ट्रैप बन सकते हैं। टेलीकॉम में भी 100%, स्पेस में भी 100%। न्यूक्लियर में सबसे रिसेंट है, तो इसमें 49% तक FDI लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं। तो अभी देख रहे हैं कि US यूआन के हमेशा से टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन हमेशा हर बार जो है फेल हो जा रहे हैं। US ने कितने बार स्ट्राइक भी किया था और उसके बाद इसराइल ने भी स्ट्राइक किया था, तो पूरे साल ये जो है ईरान कॉन्फ्लिक्ट में ही रहा था। इसराइल ने क्या किया था? ऑपरेशन राइजिंग लायन, और ईरान ने क्या किया था? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ऐसा कुछ किया था। तो वही देख रहे हैं कि अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रही है, तो अभी इसी के कारण जो है तेल के दाम जो है बहुत बढ़ गए हैं, ऐसे शॉर्ट ऑफ हो गए हैं। तो उसी के बारे में है। तो अभी फियर चल रहा है कि US जो है ईरान पे अटैक कर देगा, ईरान जो है डिसरप्ट कर देगा ऑयल सप्लाई को, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है ईरान। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? हमने देखा था ऊपर मैप में, किस किस को कनेक्ट करता था? पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। तो इसको चोक कर देगा तो हमारा ट्रेड जो है, हमारा नहीं पूरी दुनिया का ट्रेड रुक सकता है, क्योंकि 20% ग्लोबल पेट्रोलियम कंजम्पशन या फिर LNG का ट्रेड इधर से ही होता है। उसके बाद इंडियन क्रूड इंपोर्ट जो है इधर से ही 40% पास होता है। तो ये इसी के कारण जो है अनसर्टिनिटी है, अनसर्टिनिटी में तेल के दाम क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं ऊपर। तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो इंडिया में हमने देखा इंडियन क्रूड इंपोर्ट्स इधर से ही पास होते हैं, तो इधर ब्लॉक हुआ तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा इंडिया के लिए। उसके बाद हमारे जितने भी हम लोग 85% अपना तेल का जो है नीड्स जो है इंपोर्ट ही करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं। तो उसके लिए तो उसमें $1 भी हम लोग को इंक्रीज़ होता है। तो वही मैंने लिखा है कि एवरी $1 इंक्रीज कैन इंक्रीज इम्पोर्ट बिल सिग्निफिकेंटली। यहाँ बिलियंस में, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में बात होती है तेल के दाम की, तो $1 भी हुआ तो 100 बिलियन सीधा ऊपर हो जाता है। उसके बाद देखिए तेल का दाम बढ़ेगा तो इंडिया में इन्फ्लेशन आएगी तो रुपये पर प्रेशर पड़ेगा, उस रुपये पर प्रेशर होगा तो हमारा जो भी बजट है वो गड़बड़ा जाएगा। अब इसके स्टैटिक एज में देख लेते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? तो ये किसको करता है? पर्शियन गल्फ को किससे कनेक्ट करता है? गल्फ ऑफ ओमान से। तो ज्योग्राफी को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो स्ट्रेट क्या है? तो बड़े दो लैंड मास के बीच में एक वाटर का पतला सा चैनल, जैसे कि यहाँ अभी देखे थे, कहाँ गया? यहाँ देखिए, ये बड़ा सा लैंड मास है, फिर ये बड़ा सा लैंड मास है, तो इसके बीच में एक छोटा सा चैनल है, तो ये हो गया स्ट्रेट। अब स्ट्रेट से ही मिलता जुलता टर्म है इस्थमस। इस्थमस क्या होगा? स्ट्रेट का ही उल्टा होगा। यहाँ दो बड़े लैंड मास थे, अब ये दो बड़े वाटर बॉडीज हो जाएंगे और इनके बीच में संकरा सा जमीन का टुकड़ा हो जाएगा जो कनेक्ट करेगा। ये जैसे कोई सी है, इधर भी कोई सी है, और ये पतला सा जमीन का टुकड़ा जो है दो लैंड मास को कनेक्ट किया, तो ये इस्थमस हो जाएगा। स्ट्रेट में क्या था कि दो बड़े लैंड मास हैं और बीच में पानी का है। इस्थमस में क्या हो जाएगा? दो बड़े वाटर बॉडीज है, यहाँ लैंड का चैनल हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस पता चल गई। अब पेनिनसुला देख लेते हैं।
पेनिनसुला है जैसे 3 साइड पानी से घिरा हुआ है, जैसे इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। तो इधर 1 साइड 2 साइड 3 साइड पानी से घिरा है, तो ये पेनिनसुला हो गया। अब बे ऑफ बंगाल जैसे कहते हैं, तो बे क्या हुआ, तो बे जो है 3 साइड लैंड से घिरा है, तो यहाँ ऐसे बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ इंडिया है, यहाँ बांग्लादेश है, फिर यहाँ म्यांमार है, तो ये बे हो गया, बे ऑफ बंगाल इसलिए बोलते हैं। तो ये सब में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब इंडिया जो है 85% अपना क्रूड ऑयल नीड्स जो है इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। तो हमने इमरजेंसी के टाइम के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना के रखे हैं। कहाँ कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में है, मैंगलोर में है, पदौर में है। अब ये देखते हैं कि हमारा क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें अगर बिल वाइल होता है तो हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, तो रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्रीज रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया के सिटीजन बाकी दुनिया से क्या क्या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं, सबका एक जगह रिकॉर्ड है, क्या है वो, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 चीज़ें रखते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या है, जो हमने ट्रेड से किया, और कैपिटल अकाउंट में जिससे हमारी पूंजी आई। तो ऐसे समझ सकते हैं, करेंट अकाउंट हो गया जो हमने जिस खाने के सामान के खर्चे हो गए, और कैपिटल अकाउंट जिससे हमारा विकास हुआ, जैसे कि हमने कोई ज़मीन खरीद लिया तो उससे हमारा विकास हुआ, हमने कोई घर खरीद लिया तो उससे हमारा विकास हुआ, तो वो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और करेंट अकाउंट जैसे हमने फूड पे पैसे खर्चे किए, तो फूड से हमने डे टू डे बेसिस पर करते हैं, तो वो हमारा करेंट अकाउंट में आ जाएगा। तो उसी तरह कंट्री के लेवल पर बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी करंट अकाउंट में डे टू डे खर्चे और कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट। तो करंट अकाउंट में 2 चीज़ें हैं, विजिबल अकाउंट और इनविजिबल। तो विजिबल में क्या हो सकते हैं, जो हमने ट्रेड करते हैं, जो हम देख सकते हैं। तो क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कार्स वगैरह को एक्सपोर्ट करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, तो इन सब का ट्रेड करते हैं, ये सब हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये विजिबल में आ गया। इनविजिबल में क्या है कि हम कोई सर्विस दी, कि हमने कोई सॉफ्टवेयर पे काम करके दूसरे कंट्री को दिया, सॉफ्टवेयर तो हम लोग छू नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग सर्विस दिए तो उसके बदले उन्होंने पेमेंट किया, तो वो यहाँ आएगा सर्विसेज। उसके बाद इनकम, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, कोई कंपनी ने बाहर में रखा था उससे प्रॉफिट हुआ, तो वो यहाँ आएगा इनकम में। ट्रांसफ़र में क्या है, गिफ्ट्स है, डोमिनेशन है, रेमिटेंसेज है। रेमिटेंसेज मतलब जो बाहर के वर्कर्स काम करते हैं और इंडिया में पैसे भेजते हैं वो। तो ये सब करंट अकाउंट का पार्ट है। अब कैपिटल अकाउंट में भी देख लेते हैं कि इससे हमारा विकास होना है, तो इन्वेस्टमेंट किया तो FDI FPI हो गया, तो इन्वेस्टमेंट ला रही है, पैसे ला रही है, अपनी एक्सपर्टीज़ ला रही है, तो उससे हमारा विकास ही हो रहा है। लोन हमने लिया गवर्नमेंट, कोई दूसरे गवर्नमेंट से, जैसे जापान से लोन लिया तो वो यहाँ आएगा। प्राइवेट कोई कंपनी है तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर लेती है। कोई NRI अपना बैंक अकाउंट इंडिया में रखते हैं तो NRI अकाउंट में रखेंगे, तो वो भी कैपिटल अकाउंट का भाग है। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक झटके में ख़त्म हो गया। अब आगे देखते हैं। फॉरेक्स रिजर्व हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 725.73 बिलियन। तो 725 बिलियन का हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो गया है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, तो वही है ये डेटा 725 बिलियन याद होना चाहिए। अब आगे आते हैं। कोर सेक्टर ग्रोथ स्लिप्स टू 4% इन जनवरी। तो कोर सेक्टर्स उसी के ग्रोथ के बारे में कही है। तो कोर इंडस्ट्रीज होते क्या हैं, तो ये जो है हमारे इकोनॉमी के लिए क्रूशियल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर समझ लीजिए। तो ये क्या क्या होते हैं, तो रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ये 8 होते हैं। इसे याद कैसे करना है, RESCCNCF ऐसे याद करना है। और इसके बारे में एक और फैक्ट कि ये 40% इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमने पढ़ा था किसमें, प्रोड्यूसर लेवल पर मेजरमेंट करने के लिए। इसको जारी कौन करता है, इसे NSO जारी करता है। इसका बेस ईयर कितना था, 2022-2023 ये था। इसी से रिलेटेड होलसेल प्राइस इंडेक्स था, उसका बेस ईयर कितना था, 2022-2023। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, उसका कितना था, 2024। तो अब इतना ही आज के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी आपके दोस्त वोस्त हैं जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। अपने फीडबैक को कमेंट में डालिए, किस पे और अच्छे से जानना है, या फिर क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा वीडियो में, वो सब चीज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। और अब हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए कल नहीं मिलेंगे, कल तो संडे है, अब मिलेंगे मंडे को, परसों मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।